हाँ जी, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी ठीक हो। इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1 क्लास 12th, ठीक है। आज हम इसका चैप्टर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये इस चैप्टर की आज की सेकंड वीडियो है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कॉमन टाइप की इकोनॉमी कौन सी होती है, उनके फीचर कौन से होते हैं, प्लस हमने इंडिया की प्रोफाइल के बारे में जाना था, मीन टू से डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद हम आपके बुक में जो टॉपिक नंबर 2 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अब से हम इंडियन इकोनॉमी जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा था, इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, बेसिकली हम ये कवर करने की कोशिश करेंगे कि जिस टाइम अंग्रेज इंडिया को छोड़कर गए थे, तो इस चैप्टर में हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि जिस टाइम अंग्रेजों ने इंडिया को छोड़ा था, फ्री किया था, उस टाइम पे हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में जानेंगे। देखो, जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर है, इस टाइम पे हम ये जानेंगे कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, फ्री हुआ था, तो उस टाइम पे हमारी एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी, हमारी प्रोडक्शन कैसी थी, हम कौन कौन सी प्रोडक्शन करते थे, हमारी कितनी पॉपुलेशन है जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, ये आता है, इट कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है जो हमारा, हमने जब इंडिया की डेमोग्राफी प्रोफाइल पढ़ी थी उस टाइम पे हमें पता चल गया था कि हम लोग काफ़ी बैकवर्ड हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम हमारे नेगेटिव पॉइंट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी थी वो काफ़ी ज़्यादा लो थी, ठीक है। हमारी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा लो होती थी कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। अब इसके कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। आपने कभी ये एक चीज़ सोची है कि प्रेजेंटली आज के टाइम पे हमारी प्रोडक्शन पहले से बहुत ज़्यादा हो रही है, इवन कि अभी हमारे पास लैंड कम है, तब हमारी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, अब हमारी मैक्सिमम जो ज़मीन है वहाँ पे इंडस्ट्री ने कवर कर ली उस जगह को, ठीक है। उस टाइम पे फिर ज़मीन ज़्यादा होने के बावजूद भी हमारी प्रोडक्शन कम थी, और आज ज़मीन हमारे पास कम है फिर भी प्रोडक्शन ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? तो उस टाइम पे क्या था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। कौन सी नहीं थी? वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ लैक ऑफ इरिगेशन। जो आपके बुक में लिखा है उसमें आप ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। हमारे लोगों के पास इरिगेट करने के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, ठीक है। जैसे कि आजकल हम ट्रैक्टर वगैरह के साथ इरिगेशन कर लेते हैं, उस टाइम पे अगर हमारे लोगों ने इरिगेशन करनी है तो हमें बारिश के पानी की ही वेट करनी पड़ती थी। अगर बारिश होगी तो हमारी आउटपुट गुड होगी, अगर बारिश नहीं हो पा रही तो हमारी आउटपुट गुड नहीं होगी, ठीक है। 5-5 साल 6-6 साल बारिश अगर अच्छी नहीं हो रही तो आपकी फसल खराब ही जाती थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी प्रोडक्शन लो रहेगी। दूसरा पॉइंट है कि पुअर सीड्स। सीड्स का मतलब क्या है? बेसिकली आपको पता होगा कि बासमती चावल है, ऐसे वो एक ऐसी फसल है जिसको सबसे ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए पानी की। तो मतलब कि बीज 2 टाइप के होते हैं। एक क्वालिटी ऐसी होती है जो काफ़ी सस्ते होते हैं लेकिन उन पे फ्रूट काफ़ी कम आता है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपने एक अमरूद का पेड़ उगाना है, उसका एक बीज आ रहा है 20 रुपये का, एक आ रहा है 100 रुपये का। जो 20 रुपये वाला बीज है वो 1 साल बाद फ्रूट देना शुरू करेगा और फ्रूट थोड़ा छोटा रहेगा। जो 100 रुपये वाला पेड़ है वो विदिन 6 मंथ फ्रूट देना शुरू कर देगा और काफ़ी क्वान्टिटी फ्रूट की देगा। तो ये डिफ्रेंशिएट हमें अभी पता चला है कि ऐसा फ़र्क भी है। तो पहले हमारे लोगों की ये समझ नहीं होती थी, तो हम लोग हमेशा पुअर क्वालिटी के सीड्स ही यूज़ करते थे। जिनको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होती थी, ज़्यादा केयर चाहिए होती थी, वो हम दे नहीं पाते थे, इस वजह से उनकी प्रोडक्शन कम होती थी, ठीक है। आजकल हम लोगों ने HYV क्वालिटी के सीड्स को हमारी एग्रीकल्चर रिसर्च ने फाइंड कर लिया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। पुराने टाइम पर जो हमारे लोग होते थे ना, वो जो खेती करते थे वो बफेलो वगैरह की, उनके ऊपर ज़्यादा रिलायंस शो करते थे। उनको मैन पावर, कैटल पावर के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट होता था रेदर देन ऑन मशीनरी। वो लोग ट्रैक्टर वगैरह को प्रेफरेंस नहीं देते थे, ठीक है ना। ना ही हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल होती थी, ठीक है। इन ये 3 मेन पॉइंट कॉमन है जिस वजह से हमारी प्रोडक्शन लो हो रही थी। लेकिन अब अगर जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को दूर कर दिया, हमने इरीगेशन के रिसोर्सेज फाइंड कर लिए, हमने सीड्स को इम्प्रूव कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लिया, तो क्या चेंज आया है? तो अभी हमने क्या किया, प्रेजेंटली आपके बुक के ऊपर ना कि टेबल बना हुआ है, तो वो टेबल को लर्न करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल है। पूरी बुक में बहुत सारे टेबल आएंगे, ऐसे नंबर गलत लिखोगे तो गलत माना जाएगा। तो ये नंबर याद नहीं करनी आपने सिर्फ ये लिखना है, बट नाउ
तो आजकल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी वीट की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी। इस एरो का मतलब है इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी? 15 टाइम्स। आप ये वीट वाले जो दो नंबर है 1947 और जो प्रेजेंटली लिखे हुए हैं उन दोनों नंबर को डिवाइड करो, वो 15 अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर एक ज़मीन पे पहले 1 किलो 1 kg वीट की प्रोडक्शन हो रही थी, आज उतनी ही ज़मीन पे 15 kg वीट की प्रोडक्शन हो रही है। तो ज़मीन नहीं बढ़ी, रिसोर्सेज टेक्निक वो इम्प्रूव होगी। और दूसरी बात, चावल जो राइस है हमारे पास, राइस की प्रोडक्शन हम लोगों ने 5 टाइम इंक्रीज कर ली। क्लियर है ये पॉइंट? डाउट तो नहीं है? तो सेकंड पॉइंट हमारे पास जो सेकंड मेन रीजन था हमारी एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम आ रही थी, दैट इज एक्सप्लोटिव लैंड सेटलमेंट। जो हमारा लैंड सेटलमेंट, जो कि मिनटू से हमारा ये जो सिस्टम चल रहा था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो चल रहा था, ठीक है, हमारा अंग्रेजों के साथ, वहाँ हमारे ज़िम्मेदार के साथ, उसमें बहुत ज़्यादा खराबी थी। वो सिस्टम ही अंग्रेज़ों ने ऐसा बना दिया था कि वो चाह रहे थे कि हम लोग हमेशा गरीबी में ही फंसे रहें। अंग्रेज़ों ने मतलब कि अगर हम लोगों पे राज किया है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि ट्रिक्स के साथ राज किया है। ठीक है, वो बहुत अच्छी पॉलिटिक्स खेल रहे थे। वो बोलते थे कि अगर हम अमीर और गरीब दोनों लोगों के ऊपर राज करेंगे तो ये लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे। उन्होंने गरीबों के ऊपर राज किया अमीरों के ज़रिए। वो हमारे अमीर लोगों को बोलते थे कि आपने गरीबों से काम कैसे लेना है, पूर सोसाइटी से कैसे काम लेना है। ठीक है, और इस वजह से अंग्रेज़ों का जो यहाँ पर जो किंगडम था वो सक्सेस चलते आ रहा था। वो कैसे चलते आ रहा था वो मैं समझा रहा हूँ। देखो, एक हमारे पास बात होती है दैट इज़ ओनर ऑफ सॉइल। ओनर ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं ज़मींदार। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का नेम आप लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी इसको मान सकते हो। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो आपने इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो अंग्रेजों ने क्या किया, पहले मैं आपको बता दूं, एक होते हैं जिनके पास खुद की ज़मीन होती है खेती करने के लिए, काफ़ी ज़मीन होती है, उनको हम बोलते हैं ज़मींदार। एक वो लोग होते हैं जो ज़मीन को किराए पे लेके खेती करते हैं, उनको हम बोलते हैं टिलर। ठीक है, जिनके पास ज़मीन कम होती है या जो लोग ज़मीन किराए पे लेते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम बना दिया, ट्रायंगुलर सिस्टम बना दिया। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट खड़ी है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक दिन क्या किया, उन्होंने कुछ ज़मींदार को अपने पास बुला लिया। उन्होंने ज़मींदार से पूछा, हाँ जी आप मुझे ये बताओ कि आप फार्मर से कितना टैक्स लेते हो ज़मीन का। उन्होंने बोला सर हम 1 रुपये 2 रुपये ले रहे हैं और उसमें से 50 पैसे आपको दे रहे हैं। तो ब्रिटिश ने बोला हमें 50 पैसे नहीं चाहिए, हमें 2 रुपये टैक्स चाहिए। तो इन लोगों ने बोला सर आप ऐसे कैसे इतना टैक्स डबल ट्रिपल कर सकते हो एट ए टाइम, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे 50 पैसे दे रहे हैं आप 2 रुपये मांग रहे हो, ठीक है ना, तो 4 गुना टैक्स कैसे बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको एक डील दी। उन्होंने बोला कि आप हमें एक फिक्स रेंट दो, बदले में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग अपने फार्मर से, मिंटू से, टिलर ऑफ सॉइल से कितना मर्जी रेंट ले लो। ठीक है, अब सिस्टम कैसे चलता है, ये लोग इनको टैक्स पे करते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम था यह है, वो कैसे था कि टिलर ऑफ सॉइल किसको टैक्स पे करता है, ज़मींदार को। ज़मींदार किसको टैक्स पे करता है, हमारी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को। ठीक है, अब अगर मान लो ये पुलिस है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो, अगर ये लोग परेशान हो रहे हैं तो ये इनकी शिकायत किसके पास जाके करेंगे, ब्रिटिश के पास जाके करेंगे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ने यहाँ पे इनको बोल दिया कि आप इनसे कोई भी कैसी मर्जी डील करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम आप लोगों के बीच में नहीं आएंगे। तो इन्होंने 50 पैसे से 2 रुपये टैक्स मांगा, इन्होंने 1 रुपये से टैक्स बढ़ा के 10 रुपये कर दिया, डायरेक्ट 10 टाइम कर दिया। ठीक है, जब ये लोग ब्रिटिश के पास जाने लगे, ठीक है ना, तो ब्रिटिश ने इनको भगा दिया। मैंने बोला पाजो तो मैंने कोई हेल्प नहीं करनी थोड़ी, आप अपने आप अपना मैनेज करो जो भी आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे 2 बातें समझ में आई। एक तो इनका झगड़ा, ये भी इंडियन है ये भी इंडियन है। हम लोगों का झगड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट से नहीं है, हम लोगों का झगड़ा हमसे ही हो गया। ठीक है, हमारी इंडियन से लड़ रही है। दूसरी बात, जब ये लोग इनको किराया दे रहे हैं, इन लोगों ने इनको और भी ज़्यादा इनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। मतलब कि लालच इनका रुका नहीं है। इन्होंने तो टैक्स का एक सर्टेन अमाउंट फिक्स किया था कि इतना टैक्स आप मुझे दे दो, बदले में जितना मर्जी आप टैक्स लेते रहो। इनका जब दिल करता था तब ये टैक्स बढ़ा देती थी। ठीक है,
लेकिन ये टैक्स बढ़ाने के लिए 2-3 कंडीशन और भी आई थी। इन्होंने बोली थी सबसे पहली बात कि जो ज़मींदार हैं, ये बुक पे आप अपनी पॉइंट हाईलाइट कर लेना, ठीक है, 3-4 पॉइंट होंगे कि जो ज़मींदार हैं दे विल रिमेन परमानेंट ओनर ऑफ देयर सॉइल, वो ही अपनी ज़मीन के परमानेंट ओनर रहेंगे। दूसरी बात, ज़मींदार को एक फिक्स अमाउंट देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये टिलर ऑफ सॉइल से कितने भी पैसे टैक्स वसूल कर सकते हैं और ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगी। तो ये जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, इसने क्या किया, इसने टिलर ऑफ सॉइल जो कि पहले ही गरीब थे, इनको और भी बहुत ज़्यादा गरीब कर दिया, ठीक है। क्लियर है ये बात? चलिए अब आगे हमारे पास आ गया थर्ड पॉइंट। फिर एक आई हमारे पास फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। अंग्रेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन्होंने जो हम पे राज किया है, इन्होंने दिमाग से राज किया है, ठीक है ना। बहुत सिस्टमेटिक वे से इन्होंने राज किया हम लोगों पे। एक दिन अंग्रेजों ने क्या किया, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि हम लोग खेती करते थे, वो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे हम लोग, ठीक है, सिर्फ अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए, अपने खाने पीने के लिए। तो अंग्रेजों ने एक दिन क्या किया, जैसे मान लो मैं अंग्रेज हूँ और मैंने 3-4 फार्मर बुला लिए किसी भी विलेज से, 15-20 बुला लिए। मैंने उनको बोला और भी क्या हाल चाल, सब ठीक हो, खेती करते हो? हाँ जी। कितने टाइम से? 15-20 साल से। बहुत पैसे होंगे आप लोगों के पास। आप लोगों ने बोला सर कोई पैसा नहीं है, खेती करते हैं खुद, जो हमारे पास कनक आती है, अनाज आता है, वो हम लोग खुद खा जाते हैं। मैंने बोला यार तुम लोग पागल हो, आपके पास इतनी सारी ज़मीन है, आप उस पूरी ज़मीन के ऊपर प्रोडक्शन करो और जो वीट है उसको बेच दो। फिर आप लोगों ने बोला एक सिंपल सा क्वेश्चन पुट किया, सर हम किसको बेचेंगे? ये बोल रहा है मैं इसको बेचूंगा, ये तो मेरे जैसा गरीब है, और वो बोल रही है कि मैं उसको बेचूंगी, इसने पैसे नहीं देने, ठीक है। तो ये सवाल तो जायज़ है कि बेचेंगे किसको। फिर मैंने बोला कि आप अपनी फसल मुझे बेचो, फसल बीजो और पैसे कमाओ, और आपको ये मेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब आप मुझे कौन सी फसल बेचोगे जो मुझे चाहिए? मुझे कौन सी फसल चाहिए? मुझे फसल चाहिए इंडिगो। इंडिगो का नाम सुना आपने? तो यहाँ पे अंग्रेजों ने एक साजिश रची हुई थी पीछे। तो उन्होंने सभी फार्मर को ये अनाउंसमेंट कर दी कि जो जो फार्मर हमें इंडिगो की प्रोडक्शन करके देगा, वो इंडिगो की प्रोडक्शन करे, उसको बदले में हम पैसे देंगे। मेरी ब्रिटेन में, बीइंग ए गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट, मेरी ब्रिटेन में एक इंडस्ट्री है, मुझे वहाँ पे इंडिगो की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आप लोगों से मांग रहा हूँ। तो गाँव में जितने भी फार्मर थे, सब के सब ने इंडिगो की प्रोडक्शन कर दी। अब ये तो था एक पहलू, आप लोगों ने प्रोडक्शन की, मुझे बेची, मैंने आपको पैसे दे दिए और आप सब लोग मुझे बहुत अच्छा मानने लगे। लेकिन जो इसका दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू ये था कि जिस ज़मीन के ऊपर इंडिगो की एक बार प्रोडक्शन हो जाती है, वो ज़मीन 3-4 साल के लिए बंजर हो जाती है। तो वहाँ पे नेक्स्ट 3-4 ईयर के लिए कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाती, ठीक है। अब आप लोगों ने इंडिगो तो बीज दी, मेरे से 200-400-500 रुपये भी कमा लिए। अब आने वाले पूरे साल में अनाज कहाँ से खाओगे? अगले साल कैसे खाओगे? तो 500 रुपये मैंने आपको दिया, बदले में 2000 रुपये की कनक मैंने आपको सेल कर दी, अनाज सेल कर दिया। मेरा जो पॉइंट आप क्लियर कर रहे हो और समझ रहे हो ना? अब इसको आपने लिखना कैसे है? इसको मैंने लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टिलर ऑफ सॉइल को फोर्सफुली बोला कि आप लोगों ने सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं करनी, जो कि आप पुरानी खेती करते आ रहे हो, सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो नहीं करनी। वो कौन सी फार्मिंग है आपकी? व्हीट एंड राइस की नहीं करनी। तो आप लोगों ने कौन सी फार्मिंग करनी है? आप लोगों ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग करनी है, मीन टू से इंडिगो की प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। तो जब ब्रिटिश ने टिलर ऑफ सॉइल को मजबूर किया, फोर्स किया, लालच दिए इंडिगो की प्रोडक्शन करने के लिए, तो इन्होंने इंडिगो की प्रोडक्शन कर दी, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रही कि कोई और फसल बीज सके, ठीक है। तो यहाँ से भी ये लोग और गरीब हो गए। ये पॉइंट क्लियर है? नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारे पास जो किसान होते थे, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि वो पूरी की पूरी ज़मीन के ऊपर खेती कर ले। देखो, जो हमारे पास पुराने फार्मर थे, उनके पास जो ज़मीन होती थी ना, वो किलोमीटर स्क्वायर में होती थी, लेकिन वो लोग समझदारी से ये भी सोचते थे कि अगर फसल ख़राब हो गई तो इतनी सारी फसल ख़राब होगी, तो ये लॉस भी बहुत बड़ा है, इतने पैसे लाएंगे कहाँ से? तो हमारे फार्मर के पास शुरू से ही पैसे नहीं थे, वो लोग नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो लोग कैसे इन्वेस्ट करते थे? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल।
वो उन लोगों ने कभी भी ट्यूबवेल मोटर वगैरह नहीं लगवाई ताकि उनके खेतों को पानी मिल सके। वो सोचते थे कि अगर हम मोटर लगवाएंगे, ट्यूबवेल लगवाएंगे, बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, इससे अच्छा बारिश का पानी है, भगवान ने अगर हमें पैदा किया तो बारिश भी अपने आप दे देगा, तो बारिश से ही हमारी फसल है जो अच्छे से हो जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आया, नो प्रॉपर मीन ऑफ इरिगेशन विदाउट रेनिंग, उनके पास कोई भी और सोर्स नहीं था इरिगेशन करने के लिए। तो लैक ऑफ डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल में हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेनफॉल के ऑप्शन है और हमारे पास इसके साथ ऑप्शन आती थी रेनफॉल लिखिए, सॉरी, आउटपुट, अगर तो गुड रेनफॉल होगी तो हमारी आउटपुट भी गुड होगी, लेकिन अगर हमारी बैड रेनफॉल होती थी तो हमारी आउटपुट भी उसके साथ बैड हो जाती थी। क्लियर है ये पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम टू द फिफ्थ पॉइंट, गल्फ बिटवीन, गल्फ हम बोलते हैं गैप को, गैप होता है झगड़ा। ठीक है। मान लो कि अगर मैं आपका टीचर हूँ और आप मेरा स्टूडेंट हो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाता या हमेशा इंसल्ट करता रहता हूँ, तो आप में और मेरे में गैप बन जाएगा कि हमारे सर हमें कभी भी अच्छे ढंग से हमसे बात ही नहीं करते, या आप लोग कभी भी नहीं पढ़ोगे, हमेशा मेरी बात नहीं सुनोगे, तो मेरे में और आप में एक गैप बन जाएगा कि बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। ठीक है, नफरत वाला गैप। तो जो हमारे टिलर ऑफ सॉइल थे और ओनर ऑफ सॉइल थे, ओनर ऑफ सॉइल हम किसको बोलते हैं, जमींदार को। टिलर ऑफ सॉइल हम किसे बोलते हैं, जो लोग ज़मीन किराए पे लेते थे। इन दोनों के बीच में हमेशा की दुश्मनी बनी रही है। वो कैसे बनी रही है वो समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये लिख दिया था कि ओनर ऑफ सॉइल को हम बोलते हैं ज़मींदार, फिर हमारे पास दूसरे लोग आते हैं लैंडलेस, टिलर। जो टिलर ऑफ सॉइल होते हैं वो लोग दो तरह के होते हैं, या तो ये लोग लैंडलेस लेबर होते हैं या इनके पास स्मॉल लैंड होती है। जो लोग लैंडलेस होते हैं ये लोग ज़मीन किराए पे लेते हैं ज़मींदार से। ये लोग किनसे ज़मीन किराए पे लेते हैं, ज़मींदार से। ठीक है। और जिन लोगों के पास स्मॉल लैंड होती है वो लोग कौन सी खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग बताया ना मैंने आपको कौन सी होती है, जिसमें हम सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। अब क्या होता था, ये कैसे गैप बनता था, अब समझिए इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे ये जो ज़मींदार हैं, ज़मींदार ने अपनी ज़मीन किराए पे दे दी टिलर ऑफ सॉइल को। मान लो ये टिलर ऑफ सॉइल है और ये इतनी बड़ी ज़मीन थी, ये इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर टिलर ऑफ सॉइल ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और यहाँ पे बैठा है ज़मींदार इस चेयर पे। ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया और इस पूरी ज़मीन के ऊपर इन्होंने प्रोडक्शन कर दी। जब इसने सारी प्रोडक्शन की तो इसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, आएंगे ना पैसे। लेकिन ज़मींदार क्या करता था, ज़मींदार ये सारे पैसे में से सिर्फ इतना सा शेयर इसको देता था और बाकी का बाकी पूरे का पूरा हिस्सा खुद रख लेता था। कैसे रख लेता था, टैक्स इंक्रीज कर देता था, फिर बोलता था कि 50% शेयर मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरी ज़मीन है। और ये जो लोग होते थे ये अनपढ़ होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, गरीब होते थे, तो इनको लगता था कि अगर हम इनसे पंगा लेंगे हमारी सुनेगा कौन, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू सिस्टम पहले ही पीछे हट चुकी है। ठीक है। तो इसी वजह से इन दोनों में क्या बना रहता था कि गल्फ बना रहता था। ठीक है। गल्फ मिंटू से गैप बना रहता था। तो हमारे पास 6 पॉइंट है, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड। अब स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड में हमारे पास क्या था, देखिए जो बच्चे हमारे पास स्मॉल लैंड होती है, जो हमारे पुराने फार्मर होते थे, ओल्ड फार्मर होते थे, अगर मान लो मैं फार्मर हूँ तो मेरे पास 3 किले ज़मीन है, तो वो अलग अलग जगह पे है। एक ज़मीन यहाँ पे है, एक ज़मीन यहाँ पे है, एक ज़मीन यहाँ पे है। ठीक है। ये पूरी की पूरी ज़मीन ऐसे एक ही जगह पे इकट्ठी नहीं है। उसका कारण क्या है, उसका रीज़न ये होता था, अब जब मेरे पास स्मॉल लैंड है, मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, तो मैं एट ए टाइम यहाँ पे तो फार्मिंग नहीं कर सकता। चलो 2 जगह मैं पहुँच गया तो तीसरी जगह तो नहीं कर सकता। तो आपकी काफ़ी सारी ज़मीन तो अनटच रह जाती थी। अगर आपने ये कवर कर ली, ये कवर कर ली, ये कवर नहीं हो पाती। आप लोग शक्तिमान तो होने के एक टाइम पे हर जगह पे पहुंच गए। ठीक है। एक ही टाइम पे नाल हम लोग रजनीकांत हैं कि इसको भी इरिगेट कर दी, इसको भी, इसको भी। ठीक है।
तो अगर इन लोगों की ज़मीन ऐसे इकट्ठी होती फिर एक ही बंदा पूरी ज़मीन को इरीगेट कर सकता था। फिर प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं हम लोगों ने ऐसी ज़मीन इकट्ठी की? क्योंकि ये जो हमारे लोग होते थे ना, वो पुराने ख्यालात के होते थे। इनका मानना ये होता था कि ये जो ज़मीन है ये हमारे पूर्वजों की है, मेरे फादर ग्रैंडफादर की ज़मीन है, वो चले गए, ज़मीन छोड़ के गए हैं, मैं खुद मर जाऊँगा, मैं इस ज़मीन को नहीं बेचूँगा। यही एक रीज़न है कि आज के टाइम में जो फार्मर है, जिसके पास घर में एक ट्रैक्टर खड़ा है, कार खड़ी है, कोठी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी ज़मीन है, वो सुसाइड कर लेता है लेकिन ट्रैक्टर और ज़मीन को नहीं बेचता। उसको लगता है कि ये मेरे फादर ग्रैंडफादर की निशानी, इसको मैंने सेल नहीं करना। तो हमारे लोग क्या करते थे पुराने टाइम पे, उनकी ज़मीन ऐसी ही रहती थी लेकिन एक जगह पे वो कभी भी इकट्ठी नहीं कर पाते थे, ठीक है। जिस वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही थी, वो कम हो रही थी, ठीक है। जो स्मॉल लैंड होती थी वो हमें लो प्रोडक्शन दे रही थी, और जो फ्रेगमेंटेड ज़मीन होती थी वो हमें डिफ़िकल्टी आती थी इन फार्मिंग में, ठीक है। उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा हाई हो जाती थी, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 7th पॉइंट, दैट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सबसिस्टेंस आउटलुक, ठीक है। सबसिस्टेंस का मतलब क्या आ गया कि जो हमारी विचारधारा है, अगर आप पुराने फार्मर हो सभी, अगर यहाँ पे 10 फार्मर बैठे हैं, मैं 10 में से पूछूंगा हाँ जी पूरी ज़मीन के ऊपर खेती करनी है, कम ज़मीन के ऊपर खेती करनी है, तो हमारे पुराने लोगों के पास सब्र होता था। वो सब बोलते थे कि हम लोगों ने इतनी ही ज़मीन के ऊपर मतलब कि खेती करनी है जिसका लॉस हम लोग कवर कर सकते हैं। वो दोनों पहलू साथ में लेके चलते थे कि या तो प्रोडक्शन होगी या लॉस होगा, क्योंकि उनकी खेती किसके ऊपर डिपेंड होती थी, बेसिकली बारिश के ऊपर, ठीक है। अब रेनिंग तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है हमेशा, ठीक है। तो आउटलुक का मतलब होता है ख्यालात। इन लोगों के हमेशा से पुराने ख्यालात रहे हैं, जिस वजह से वो लोग क्या बोलते थे कि हम लोगों ने जो फार्मिंग करनी है वो कौन सी करनी है, सबसिस्टेंस करनी है, कमर्शियलाइजेशन फार्मिंग हम लोगों ने नहीं करना, ये करना, ठीक है। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था। यहाँ से जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है लो प्रोडक्टिविटी, उसके बाद जो हमने पॉइंट हमारा पढ़ा था 4th पॉइंट लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हमने 6th पॉइंट पढ़ा है स्मॉल फ्रेगमेंट लैंड, जो हमने 7th पॉइंट पढ़ा है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इन चारों पॉइंट्स ने मिलके हमारी ज़मीन, हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड इकोनॉमी बना दिया, ठीक है। और जो बाकी के पॉइंट बचे हैं मिनटू से